नमस्कार दोस्तों, मैं एसवी सिंह और आज हम बात करेंगे काले कानून रोल एक्ट के बारे में। गांधी जी ने 1919 में एक प्रस्ताव रोल एक्ट खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाने का फैसला किया। भारतीय आंदोलन के भारी विरोध के बावजूद कानून को इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत जल्दबाजी से पारित कर दिया था। इस कानून के जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक मुकदमा चलाने, जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। महात्मा गांधी एक ऐसे न्यायपूर्ण कानून के खिलाफ अहिंसक ढंग से नागरिक अवज्ञा चलाने थे। इससे 6 अप्रैल को हड़ताल के शुरू होना था। विभिन्न शहरों में रैलियां, जुलूसों का आयोजन किया गया था और रेलवे वर्कशॉप में कामगार हड़ताल पर चले गए थे। दुकानें बंद हो गई थी। इस जन उभार से चिंतित रेलवे, टेलीग्राफ जैसी संचार सुविधाओं को भंग हो जाने की आशंका के भयभीत अंग्रेजों में राष्ट्रवादियों दमन शुरू कर दिया गया था। अमृतसर में बहुत सारे स्थानीय नेताओं को हिरासत में लिया गया था। अमृतसर में जितने नेता थे उनमें हिरासत लिया गया था। गांधी जी के दिल्ली में प्रवेश करने पर पाबंदी भी लगा दी। गांधी जी को दिल्ली में प्रवेश करने की पाबंदी लगा दी थी। 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक शांति जुलूस पर गोली चला दी थी। इसके बाद लोगों, बैंकों और डाकघरों में, रेलवे स्टेशन पर हमले करने लगे थे। मार्शल लॉ लागू कर दिया गया था। एक मार्शल लॉ था जो लागू कर दिया गया था और जनरल डायर ने कमान संभाल ली। जनरल डायर ने क्या किया? कमान संभाल ली। चलते हुए 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ। उसी दिन अमृतसर में बहुत सारे गांव सालाना बैसाखी मेले में शिरकत करने के लिए जलियांवाला बाग मैदान में जमा हुए थे। जो जलियांवाला बाग था उसमें सालाना बैसाखी मेला लगता था। शिरकत करने जलियांवाला बाग में मैदान में जमा हुए थे बहुत सारे लोग। काफ़ी लोग तो सरकार द्वारा लागू किए गए दमनकारी कानून का विरोध प्रकट करने के लिए एकत्र हुए थे। यह एक मैदान चारों तरफ से बंद था। ये जो मैदान था ये चारों तरफ से बंद था। शहर से बाहर होने की कार्रवाई जुटे लोगों को यह नहीं पता था कि इलाके मार्शल लॉ लागू किया जा चुका है। लोगों के वहाँ जितने एकत्रित थे उन्हें ये नहीं मालूम था मार्शल लॉ यहाँ लागू कर दिया गया है। जनरल डायर जब हथियारबंद सैनिकों के साथ वहाँ पहुँचा, जाते ही उसने मैदान से बाहर निकलने के सारे रास्तों को बंद कर दिया। जनरल डायर जब वहाँ पहुँचा तो बहुत सारे सैनिकों से बोल दिया जितने भी गेट थे उसको बंद कर दिया गया और निकलने के सारे रास्ते बंद कर दिया। इसके बाद सिपाहियों ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। सैकड़ों लोग मारे गए। बाद में उसने बताया कि वह सत्याग्रहियों के जहन में दहशत व विस्मय का भाव पैदा करके एक राजनीतिक प्रभाव का उत्पन्न करना चाहता था। जैसे जैसे जलियांवाला बाग की खबर मिली तो उत्तर भारत के बहुत सारे शहरों में लोग सड़कों पर उतरने लगे, हड़तालें होने लगीं और लोग पुलिस के मोर्चे लगे सरकारी इमारतों पर हमला करने लगे। सरकार ने इस कार्रवाई को निर्भयता कुचलने का रास्ता अपनाया। सरकार लोगों को अपमानित और आतंकित करना चाहती थी। जब 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग का हत्याकांड और उसी दिन अमृतसर में एक सालाना बैसाखी मेला यहाँ लगता था और यहाँ के जलियांवाला बाग में मैदान में जमे हुए थे। काफ़ी लोग यहाँ सरकार के लागू किए गए दमनकारी कानून का, जिसे रोल एक्ट बोलते हैं, दमनकारी कानून का विरोध प्रकट करने के लिए एकत्रित हुए थे। जनसभा संबोधित कर रहे थे, विरोध प्रकट कर रहे थे। यह मैदान चारों तरफ से बंद था। शहर से बाहर होने के कारण जुटे लोगों को यह पता नहीं था कि इलाके में
मार्शल लॉ लागू किया गया था। इसमें भी एक मार्शल लॉ था जो उस क्षेत्र में जलियांवाला जहाँ कांड हुआ था, जलियांवाला बाग था, वहाँ एक मार्शल लॉ अप्लाई हुआ था और लागू हुआ था, मगर वहाँ लोग आके तत्व थे, उन लोगों को मालूम नहीं था। इनके इनके मार्शल लॉ को लागू किया जा चुका था। जनरल डायर ने हथियारबंद सैनिकों के साथ पहुंचा और जाते ही उसने मैदान से बाहर निकलने के सारे रास्तों को बंद कर दिया। जब रास्ते बंद हो गए तो जनरल डायर ने सिपाहियों से अंधाधुंध गोलियां चला दी और ऑर्डर दे दिया, अंधाधुंध गोलियां चला दी, जहां सैकड़ों लोग मारे गए। बाद में उसने बताया कि यह सत्याग्रहियों के जहन में दहशत और विस्मय का भाव पैदा करके एक राजनीतिक प्रभाव का उत्पन्न करना चाहता था। जैसे जैसे जलियांवाला की खबर फैली, उत्तर भारत के बहुत सारे शहरों में लोग सड़कों पर उतरने लगे, हड़ताल होने लगी, लोग पुलिस ने मोर्चा लेने की लगे और सरकारी इमारतों पर हमला करने लगे। सरकार ने इन कार्रवाइयों को निर्ममता से कुचलने का रास्ता अपनाया। सरकार लोगों को अपमानित, आतंकित करना चाहती। सत्याग्रहियों को ज़मीन पर नाक रगड़ने के लिए सड़क पर घिसट कर चलने व सारे सैनिकों को सलाम करने के लिए मजबूर किया गया। लोगों को कोड़े मारे गए और लोग गुजरांवाला गांव जहां बम बरसाए गए। हिंसा फैलते महात्मा गांधी आंदोलन वापस लिया और महात्मा गांधी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया। भले ही रोलक सत्याग्रह एक बहुत बड़ा आंदोलन था, लेकिन अभी तक वह रूप से शहरों व कस्बों तक ही सीमित था। महात्मा गांधी पूरे भारत में ज़्यादातर जनाधार आंदोलन करना चाहते थे, लेकिन उनका मानना था हिंदू मुसलमान एक दूसरे के नज़दीक आएँ, ऐसा कोई आंदोलन नहीं चलाया जा सकता। उन्हें लगता है कि खिलाफत आंदोलन मुद्दा उठाकर वे दोनों समुदायों को नज़दीक ला सकते थे और महात्मा गांधी ने सोचा कि खिलाफत जो आंदोलन था उनको मुद्दा उठाकर वो दोनों समुदायों को नज़दीक लाना चाहते थे। पहले विश्व युद्ध ऑटोमन तुर्की की हार हो चुकी थी, इसी आशय की अफवाह फैली हुई थी। इस्लामिक आध्यात्मिक नेता खलीफा ऑटोमन सम्राट पर एक बहुत सख्त शक्ति संधि थोपी जाएगी। खलीफा की तांत्रिक शक्तियाँ की रक्षा के लिए 1919 में मुंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। मोहम्मद अली जिन्ना, शौकत अली बंधुओं के साथ साथ कई युवा मुस्लिम नेताओं इस मुद्दे पर संयुक्त जन कार्रवाई की संभावना तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू कर दी थी। सितंबर 1920 में कांग्रेस के जब कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने एक दूसरे नेताओं को इस बात पर राजी कर लिया कि खिलाफत आंदोलन समर्थन स्वराज के लिए एक सहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए। महात्मा गांधी ने कहा कि 1909 ईस्वी में भारत और ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से स्थापित हुआ था। यह शासन ही सहयोग के कारण चल पा रहा है, मगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें, साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। ये गांधी जी बोलते हैं। और आयु सहयोग आंदोलन जो विचार आंदोलन कैसे बन सकता है, महात्मा गांधी का सुझाव था कि आंदोलन चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, मतलब क्रम बाई क्रम से आगे बढ़ना चाहिए। सबसे पहले लोगों को सरकार द्वारा दी गई पाबंदियां लौटा देना चाहिए। सरकारी नौकरियों, सेना, पुलिस, अदालतों, विधायी परिषदों, स्कूलों, विदेशों वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए। अगर सरकार दमन का रास्ता अपनाती है तो व्यापक असहयोग अवज्ञा अभियान शुरू किया जाए। 1920 में गर्मियों में जब गांधी शौकत अली आंदोलन के समर्थन में जुटने हुए देश भर में यात्रा करते रहे, कांग्रेस बहुत सारे लोग इन प्रस्तावों को सशक्ति थे। वे नवंबर 1920 में विधायी परिषद के होने वाले चुनाव को बहिष्कार करने में हिचकिचा रहे थे। उन्हें भय था कि आंदोलन में लोग हिंसा कर सकते हैं।
सितंबर दिसंबर तक कांग्रेस में भारी खींचतान चलती रही। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि आंदोलन के समर्थन विरोधियों के साथ सहमति नहीं बन पाएगी। आखिरकार दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन एक समझौता हुआ और असहयोग कार्यक्रम प्रस्तावित की मोहर लगा दी गई। आंदोलन इस तरह आगे बढ़ा कि उसने किन लोगों ने हिस्सा लिया। विभिन्न सामाजिक समूह में असहयोग के विचार को इस तरह समझा। आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं थीं। असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी 1920 में शुरू हुआ। इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूह में हिस्सा लिया। अपनी अपनी आकांक्षाएं थीं। सभी स्वराज के आह्वान को स्वीकार तो किया, लेकिन उनके लिए अर्थ अलग थे। शहर में आंदोलन होने लगे। आंदोलन की शुरुआत शहरी मध्य वर्ग की हिस्सेदारी के साथ हुई। हजारों विद्यार्थियों स्कूलों कॉलेज छोड़ दिए। हेडमास्टरों और शिक्षकों ने इस्तीफा सौंप दिए। वकीलों मुकदमे लड़ना बंद कर दिया। मद्रास के अलावा ज़्यादातर प्रांतों में परिषदों चुनाव का बहिष्कार किया। मद्रास में गैर ब्राह्मणी द्वारा बनाई गई जस्टिस पार्टी का मानना थी काउंसिल में प्रवेश के जरिए उन्हें वे अधिकार मिल सकते हैं। सामान्य रूप से केवल ब्राह्मणों को मिल पाते थे, इसलिए पार्टी में चुनाव का बहिष्कार नहीं किया। आर्थिक मोर्चे पर असहयोग का असर और ज़्यादातर नाटकीय रहा। विदेशी सामानों का बहिष्कार किया। शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई। विदेशी कपड़ों का होली जलाने लगी। 1920 में 1922 के बीच विदेशी कपड़ा का आयात आधा रह गया। उसकी कीमत 1002 करोड़ से घटकर 57 करोड़ रह गई। बहुत सारे स्थानों पर व्यापारियों चीज़ों पर व्यापार करने विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से इनकार कर दिया। जब बहिष्कार आंदोलन फैला और लोग आयातित कपड़े से छोड़कर भारतीय कपड़े पहनने लगे और विदेशी कपड़े उन्होंने त्याग दिए, बहिष्कृत कर दिए और अपने भारतीय कपड़े पहनने लगे। भारतीय कपड़ा मिलों हाथ से बनाए जाते थे और उत्पादन बढ़ाने लगे। कुछ समय बाद शहरों में आंदोलन धीमा पड़ने लगा। कई कारण खादी का कपड़ा मिलों में भारी पैमाने बनने वाले कपड़ों के मुकाबले प्राय महंगा होता था और गरीब उसे नहीं खरीद पाते। वे मिलों के कपड़े लंबे समय बहिष्कार कैसे कर सकते थे। ब्रिटिश संस्थानों में बहिष्कार से भी समस्या पैदा हो गई। आंदोलन कामयाबी के वैकल्पिक भारतीय संस्थानों में स्थापना की थी ताकि ब्रिटिश संस्थानों के स्थान पर उनका प्रयोग किया जा सके, लेकिन वैकल्पिक संस्थानों में स्थापना की प्रक्रिया बहुत धीमी थी। फलस्वरूप विद्यार्थी और शिक्षक सरकारी स्कूलों में लौट आने लगे। वकील दोबारा सरकारी अदालतों में दिखाई देने लगे। आंदोलन चलते चलते ग्रामीण इलाकों में भी विद्रोह हुआ। शहरों में बढ़कर असहयोग आंदोलन देहात में फैल गया। जब देहात में फैल गया तो युद्ध के बाद देश के विभिन्न भागों में किसानों व आदिवासियों के संघर्ष भी इस आंदोलन में समा गए और इसमें आदिवासी किसान इस आंदोलन में हिस्सा लेने लगे और ये एक विशाल आंदोलन बन गया। अवध में सन्यासी बाबा रामचंद्र किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। रामचंद्र तो थे जो किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। बाबा रामचंद्र इससे पहले फिजी में गिरमिटिया मजदूर तौर पर काम कर चुके थे। किसानों को बगैर करनी पड़ती थी। पट्टेदार तौर पर उनके पट्टे निश्चित नहीं होते थे। बार बार पट्टे की ज़मीन से हटा दिया जाता था ताकि ज़मीन पर उनका कोई अधिकार स्थापित ना हो सके। किसानों की मांग थी लगान कम किया जाए, बेगार खत्म हो और दमनकारी जमींदारों का साम्राज्य बहिष्कार किया जाए। बहुत सारे स्थानों पर जमींदारों को नाई धोबी की सुविधाओं से वंचित करने के लिए पंचायत ने नाई धोबी बंद फैसला लिया। जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने अवध के गांव का दौरा किया। गांव वालों ने बातचीत की और उनकी व्यर्थता समझने का प्रयास किया। अक्टूबर तक जवाहरलाल नेहरू
बाबा रामचंद्र कुछ अन्य लोगों के नेतृत्व में अवध किसान व सभा का गठन कर लिया गया। महीने भर इस पूरे इलाका में गांव में संगठन की 300 से ज़्यादा शाखा बन चुकी थी। अगले साल असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो कांग्रेस ने अवध के किसानों संघर्ष को इस आंदोलन में शामिल करने का प्रयास किया, लेकिन किसानों के आंदोलन के ऐसे स्वरूप विकसित हो चुके थे जिससे कांग्रेस का नेतृत्व खुश नहीं था। 1920 में जब आंदोलन फैला तो ताल्लुकदारों और व्यापारियों के मकानों पर हमले होने लगे, हजारों लूटपाट होने लगी, अनाज के गोदाम में कब्जा कर लिया गया। बहुत सारे स्थानों पर स्थानीय नेता किसानों को समझा जा रहे थे कि गांधी ने ऐलान कर दिया कि जब कोई लगान नहीं भरेगा और ज़मीन गरीबों में बांट दी जाएगी। महात्मा गांधी नाम लेकर अपनी सारी कार्रवाई आकांक्षाओं को सही ठहरा रहे थे। आदिवासी किसानों महात्मा गांधी की संदेश स्वराज के विचार कुछ ही मतलब निकाला। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश की गौडमे पहाड़ियों 1920 में दशक के शुरुआत में एक उग्र गोरिल्ला आंदोलन फैला गया। कांग्रेस इस संघर्ष को अभी स्वीकार नहीं कर सकती थी। अन्य कई क्षेत्रों में यहाँ भी अंग्रेज सरकार ने बड़े बड़े जंगलों में लोगों को दाखिल होने पर पाबंदी लगा दी थी। लोग इन जंगलों में ना मवेशियों को चरा सकते थे, ना ही जलपान कर सकते थे, ना ही लकड़ी काट सकते, ना ही फल बीज बो सकते थे। इस पहाड़ों में लोग हमेशा परेशान होने लगे। न केवल उनकी रोजी रोटी असर पड़ रहा था, बल्कि उन्हें लगता था कि उनके परंपरागत अधिकार भी छीने जा सके। जब सरकार ने उन्हें सड़कों को निर्माण के लिए बेकार करने का मजबूर किया तो लोगों ने बगावत कर दी और उनका नेतृत्व करने वाले अल्लूरी सीताराम राजू एक दिलचस्प व्यक्ति थे। उनका दावा था कि पास बहुत सारे विशेष शक्तियाँ हैं, सटीक खगोलीय अनुमान लगा सकते थे, लोगों को स्वस्थ कर सकते, गोलियाँ भी उन्हें नहीं मार सकती। राजू के विद्रोह के चमत्कार विद्रोह का विश्वास था कि ईश्वर का अवतार है। राजू महात्मा गांधी की महानता के गुण आते थे। उनका कहना था कि वह असहयोग आंदोलन से प्रेरित थे। उन्होंने लोगों को खादी पहनने व शराब छोड़ने के प्रेरित किया। साथ ही उन्होंने दावा किया कि भारत अहिंसा के बल पर नहीं बल्कि केवल बल प्रयोग के जरिए भी आज़ाद हो सकता है। गुडेम विद्रोह ने पुलिस थानों हमले किए, ब्रिटिश अधिकारियों को मारने की कोशिश की और स्वराज प्राप्ति के लिए गोरिल्ला युद्ध चलाते रहे। 1924 में राजू को फांसी दे दी गई। राजू अपने के बीच एक लोकनायक बन चुके थे।